लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना उसे ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु सिंधु में डुबकियां डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, हर बार जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, हर बार जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम नींद चैन को त्यागो। जब तक ना हो सफल तुम नींद चैन को त्यागो। संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं न भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद माय फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी का डियर प्रतीक क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आपने बैकग्राउंड में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग उस टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन। पोषण मेरे दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंतर्गत आने वाले पोषक तत्व जहां से मेरे दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस 2 से 3 क्वेश्चन को फिक्स करने की जिम्मेदारी आज मैंने उठाई है। एक ही क्लास में हम इसे निपटा देंगे। तो आइए देरी ना करते हुए मेरे दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक का नाम है पोषण। टॉपिक का नाम मेरे दोस्तों क्या है? तो टॉपिक का नाम आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक का नाम मेरे साथियों पोषण है। सबसे पहले हम पोषण की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों पोषण की अगर आपसे परिभाषा वैसे तो एग्जाम में आपके पूछेगा नहीं, लेकिन आप जानकारी के लिए रखिएगा ध्यान में, पोषण कहते किसे हैं। तो मेरे साथियों इस पोषण की प्रक्रिया जीवों में होती है और जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। जीवों द्वारा मेरे दोस्तों भोजन ग्रहण करना, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना या मेरे साथियों पोषक तत्व प्राप्त करना, या पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया मेरे साथियों पोषण कहलाता है। प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राप्त करने की प्रक्रिया मेरे साथियों पोषण कहलाता है। यहाँ आपको विशेषकर क्या ध्यान देना है मेरे साथियों? ध्यान दीजिएगा, लयबद्ध में पढ़ते चलिएगा और आप सभी लोग भी अपने पेन कॉपी लिखा निकाल कर नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पोषण की परिभाषा में आपको ध्यान देना है कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने पर जोर दिया जाता है। अगर जीव भोजन नहीं ग्रहण कर रहा है तो कम से कम पोषक तत्व प्राप्त करे, तो उसी को पोषण कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहा जाता है। और मेरे दोस्तों याद रखिएगा, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि शरीर के सभी अंग प्रत्यंग मेरे दोस्तों पोषण के कारण ही चलते हैं। तो मेरे दोस्तों पोषण की अगर आपसे पूछ ले आवश्यकता निम्नलिखित में से बताइए कौन सा है, तब तो आप चूक जाएंगे और चूक जाएंगे तो गलत कर आएंगे। तो गलत ना हो मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा पोषण की आवश्यकता 4 कारणों से होती है।
पोषण की आवश्यकता मेरे दोस्तों कितने कारणों से होती है? 4 कारणों से होती है। इसमें से पहला कारण है मेरे दोस्तों ऊर्जा के लिए। पहला कारण मेरे दोस्तों ऊर्जा के लिए। जो भी जीव होते हैं मेरे साथियों, यदि वो भोजन ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो इन्हीं पोषक तत्वों में उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसके विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है मेरे दोस्तों शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। शरीर की मेरे दोस्तों वृद्धि और विकास के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए मेरे साथियों पोषण की आवश्यकता होती है। याद करिए, जब आपका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों, फिलहाल तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप अपने मम्मी पापा या अपने बड़ों से पूछिएगा, जब आपका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों तो आप कितने छोटे से थे, या आपके परिवार में जब कोई नया सदस्य आता है तो देखिए वो कितना छोटा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे वह विकसित होकर मेरे दोस्तों एक बालक, बालक से युवा और युवा से मेरे दोस्तों प्रौढ़ हो जाता है। ठीक, तो वो शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए होता है। और तीसरा कारण क्या है मेरे दोस्तों? शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए। शरीर की मेरे दोस्तों टूट फूट, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर की टूट फूट की मेरे साथियों मरम्मत के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। और चौथा कारण है रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। रोगों से मेरे साथियों, रोगों से प्रतिरक्षा के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये 4 कारण होता है जिसके कारण मेरे साथियों हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कि पोषण की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करता हूं कि किन से क्या मिलता है, किन पोषक तत्वों से क्या मिलता है, तो सबसे पहले पोषक तत्व अगर हम देखेंगे मेरे दोस्तों, तभी अब इसके बारे में हम देखते हैं। फिलहाल ऊर्जा हमें किससे मिलता है? तो ऊर्जा हमें मेरे साथियों कार्बोहाइड्रेट्स, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अगर ना हो मेरे दोस्तों तो प्राप्त होता है वसा, और अगर वसा ना हो तो प्राप्त होता है ऊर्जा प्रोटीन से। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। वहीं शरीर की वृद्धि और विकास के लिए और टूट फूट की मरम्मत के लिए मेरे दोस्तों कौन सा पोषक तत्व कारक जिम्मेदार होता है? तो वो प्रोटीन। प्रोटीन मेरे दोस्तों शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होती है, और टूट फूट की मरम्मत के लिए भी सहायक होती है। रोगों से प्रतिरक्षा के लिए मेरे दोस्तों, तो रोगों से प्रतिरक्षा के लिए आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों विटामिन्स, विटामिन्स होते हैं मेरे दोस्तों। विटामिन्स के अलावा जल होता है, जल के अलावा मेरे दोस्तों खनिज लवण, जल के अलावा क्या होता है? खनिज लवण होता है। तो ये मेरे दोस्तों रोगों से प्रतिरक्षा करते हैं। आप यहां देख चुके होंगे मेरे दोस्तों पोषक तत्व कितने प्रकार से होते हैं। अगर आप गौर से पोषण की परिभाषा ध्यान दीजिएगा तो यहां पर एक शब्द आता है पोषक तत्व, और सारा खेल पोषक तत्व का है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पोषक तत्व से ही पूछे जाते हैं। तो यानी कि इस पूरे क्लास में हम लोग पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर हम लोग शुरू करेंगे किसके बारे में? पोषक तत्व के बारे में। तो सबसे पहले पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व क्या होता है, किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों भोजन में उपस्थित सूक्ष्म कण को, भोजन में उपस्थित मेरे दोस्तों, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को, भोजन में उपस्थित मेरे साथियों सूक्ष्म कणों को, जिससे हमारा शरीर परावर्धित होता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को पोषक तत्व कहते हैं। कणों को क्या कहा जाता है? कणों को मेरे दोस्तों पोषक तत्व कहा जाता है। तो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को पोषक तत्व कहते हैं। अब बात आती है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषक तत्व के प्रकार लिखिएगा मेरे दोस्तों। अगला जो हमारी हेडिंग होगी वो मेरे दोस्तों पोषक तत्व के प्रकार। एक चीज मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये डाटा तैयार करने में काफी समय लगा है, आप इसे नोट करिएगा, व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। ये मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकने वाला टॉपिक है। पोषक तत्व, पोषक तत्व की मेरे दोस्तों पोषक तत्व के प्रकार हम लोग देख रहे थे। पोषक तत्व कितने प्रकार का होता है? तो मेरे साथियों अगर हम शरीर की क्षमता को प्रभावित, शरीर की कार्यकी को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं तो उसके कारण मेरे दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों,
शारीरिक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक के आधार पर, शारीरिक क्षमता को मेरे दोस्तों प्रभावित करने वाले मेरे दोस्तों प्रभावित करने वाले कारक के आधार पर, प्रभावित करने वाले कारक के कारण मेरे दोस्तों, कारक के कारण मेरे साथियों ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है मेरे दोस्तों? तो डैश कर कर लिखेंगे हम। नंबर एक होता है ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व। ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व मेरे साथियों, ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व। दूसरा होता है शारीरिक यानी कि मेरे दोस्तों शारीरिक संरचनात्मक निर्माणकारी पोषक तत्व। शारीरिक संरचनात्मक मेरे दोस्तों, शारीरिक संरचनात्मक निर्माणकारी पोषक तत्व, शारीरिक संरचनात्मक निर्माणकारी पोषक तत्व मेरे साथियों कौन होता है। और तीसरा है मेरे दोस्तों प्रतिरक्षाकारी, तीसरा है प्रतिरक्षाकारी पोषक तत्व, प्रतिरक्षाकारी पोषक तत्व। तो ये 3 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं शरीर की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक के आधार पर। वहीं ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व मेरे दोस्तों कौन से हैं? तो ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेरे साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और कौन आता है मेरे दोस्तों? तो और वसा आता है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व होते हैं। वहीं शरीर निर्माणकारी में मेरे दोस्तों प्रोटीन आता है, रेशे आते हैं। प्रोटीन और रेशे मेरे साथियों ये शरीर निर्माणकारी पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। वहीं प्रतिरक्षाकारी मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछे तो प्रतिरक्षाकारी मेरे दोस्तों तो ये विटामिन होते हैं, जल होता है, खनिज लवण होता है। विटामिन, जल और खनिज लवण मेरे साथियों ये क्या होते हैं? तो ये प्रतिरक्षाकारी पोषक तत्व होते हैं। बारे में आइए समझते हैं मेरे साथियों पोषक तत्व क्या होता है, इसका रूप कैसा है और ये किस तरह से हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग लिखेंगे पोषक तत्व, और ये पोषक तत्व मेरे दोस्तों 2 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक को कहा जाता है कार्बनिक भाग, यानी कि कार्बनिक पोषक तत्व जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कार्बनिक पोषक तत्व उसे कहते हैं। और एक को कहा जाता है मेरे साथियों, एक को कहते हैं हम लोग अकार्बनिक। एक को कहा जाता है कार्बनिक और एक को कहेंगे निश्चित रूप से अकार्बनिक पोषक तत्व, अकार्बनिक पोषक तत्व। अगर मैं मेरे साथियों में कार्बनिक पोषक तत्व की बात करता हूं, किसकी? कार्बनिक पोषक तत्व की बात करता हूं, तो कार्बनिक पोषक तत्व मेरे साथियों 4 प्रकार का होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट होता है मेरे दोस्तों, और इसके बारे में अभी हम मेरे दोस्तों विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला है मेरे दोस्तों वसा। कार्बोहाइड्रेट के बाद कार्बनिक पदार्थ मेरे दोस्तों पोषक तत्व जो होता है वसा। और तीसरा है प्रोटीन, तीसरा है मेरे साथियों प्रोटीन, और चौथा होता है विटामिन। तो ये मेरे साथियों ये 4 पोषक तत्व जो है ये कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। वहीं अकार्बनिक पोषक तत्व में मेरे दोस्तों मुख्य रूप से 2 ही आता है, एक जल जिसका सूत्र होता है H2O, और दूसरा होता है खनिज लवण, दूसरा होता है मेरे दोस्तों खनिज और लवण होता है, खनिज और लवण होता है। खनिज की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो खनिज में आप जैसे देखेंगे लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये सभी मेरे दोस्तों
तो ये पोषक तत्व होता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? इससे क्वेश्चन मेरे दोस्तों बृहद और अल्प पूछा जाता है, बृहद और अल्प पूछा जाता है। जैसे मेरे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि शरीर के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट की, वसा की और प्रोटीन की होती है। इसलिए इसे मेरे दोस्तों, इसलिए इसे बृहद पोषक तत्व कहा जाता है। इसलिए मेरे साथियों इसे बृहद पोषक तत्व कहते हैं। और चूंकि विटामिन की मेरे दोस्तों आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में होती है, इसलिए इसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ठीक यही नियम मेरे दोस्तों, यही नियम, यही रेगुलेशन मेरे दोस्तों जल और खनिज लवण पर भी लागू होता है। यानी कि जल और खनिज लवण को भी मेरे दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों, कौन सूक्ष्म पोषक तत्व होता है और कौन बृहद पोषक तत्व होता है। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा मेरे साथियों, शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है, पाचन की प्रक्रिया में मेरे दोस्तों पचने का काम कौन सा पोषक तत्व करता है, कौन सा नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो मेरे साथियों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मेरे दोस्तों इन्हीं का पाचन संभव होता है। इन्हीं का मेरे दोस्तों क्या होता है? इन्हीं का पाचन होता है। लेकिन मेरे दोस्तों विटामिन हो गया, जल की बात हो गई, खनिज लवण की बात हो गई, इनका पाचन नहीं होता है। इन मेरे दोस्तों इन चार के ध्यान रखिएगा, इनका जल का और खनिज लवण का मेरे दोस्तों पाचन नहीं होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा मेरे दोस्तों, इनका पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। विटामिन का पाचन नहीं होता है, जल का पाचन नहीं होता है, खनिज और लवण का पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है। इनका क्या होता है? तो इनका मेरे साथ याद रखिएगा अवशोषण होता है। तो इनका पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है। किसका? विटामिन का, जल का, खनिज और लवण का। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अब एक एक कर इन्हें समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे काम करता है, वसा क्या होता है, प्रोटीन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में। तो आइए मेरे दोस्तों हम शुरू करते हैं सबसे नंबर 1 पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था, ये ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट मेरे साथियों ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट कैसा पोषक तत्व होता है मेरे साथियों? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व होता है, ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र अगर आपसे पूछे मेरे दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र याद रखिएगा क्या होता है? CnH2nOn होता है। या इसी सूत्र को ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, C2O का होल ट्वाइस N होता है। होल मेरे दोस्तों N होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र याद रखिएगा मेरे दोस्तों CnH2nOn होता है या CH2O होता है, CH2ON होता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा निर्माण करता है, यानी कि मेरे दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि इसके अपघटन के बाद, याद रखिएगा इसके क्या मेरे दोस्तों अपघटन के बाद, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद मेरे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद शरीर को क्या प्राप्त होती है? तो शरीर को कार्य करने के लिए मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कार्य
करने के लिए मेरे साथियों, कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है मेरे दोस्तों, शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो शरीर को ऊर्जा याद रखिएगा मेरे साथियों, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। वो भी कौन? तो ग्लूकोस से मेरे दोस्तों शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्लूकोस का अणु जब अपघटित होता है तो 4.2 किलो कैलोरिक ऊर्जा निकलती है। एक ग्लूकोस का अणु मेरे दोस्तों, एक ग्लूकोस का अणु जब अपघटित होता है, टूटता है, तो 4.2 किलो कैलोरिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक, ये आप ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट में ये भी आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यहां तो मैं आपको बताना ही भूल गया, लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से पोषक तत्व हैं। इसमें देखेंगे तो ये सी है, और सी को कहा जाता है कार्बन। सी को मेरे दोस्तों किससे करते हैं? कार्बन कहा जाता है। और ये एच फॉर क्या होता है? हाइड्रोजन। एच फॉर क्या है मेरे दोस्तों? हाइड्रोजन। और ये ओ है, और ओ फॉर क्या होता है? ऑक्सीजन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन नामक पोषक तत्व से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। किसकी मेरे दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। तो कार्बोहाइड्रेट वैसे तो दो रूपों में होता है, एक सरल और एक जटिल। मेरे दोस्तों अगर मैं प्रकार की बात करता हूं तो ये मुख्य रूप से दो ही होता है, एक सरल कार्बोहाइड्रेट और एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। यानी कि एक सरल और दूसरा क्या होता है? दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट में मेरे दोस्तों अगर मैं उदाहरण की बात करूं, सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण की बात करता हूं मेरे साथियों, तो सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। ये सभी क्या? ग्लूकोज मेरे दोस्तों क्या होता है? ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोस होता है, माल्टोस होता है। ये सभी क्या है मेरे दोस्तों? तो ये सभी सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो जटिल कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज आता है मेरे साथियों। इसके बाद आता है स्टार्च आता है, सुक्रेज आता है मेरे साथियों। सुक्रेज के बाद ग्लाइकोजन आती है, ग्लाइकोजन आती है। तो ये सभी मेरे दोस्तों क्या होते हैं? ये सभी जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन मेरे साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि इसी कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। किससे मेरे दोस्तों? सेकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड के नाम से भी जाना जाता है, और जिसके कारण मेरे दोस्तों इसे 3 भागों में बांटते हैं, जाना जाता। तो सेकेराइड के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को जाना जाता है। और इस सेकेराइड के अनुसार मेरे दोस्तों सेकेराइड के कारण ये 3 प्रकार का होता है। सेकेराइड के कारण मेरे दोस्तों कितने प्रकार का होता है? तो सेकेराइड के कारण ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो कौन कौन से में मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आता है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। इसके बाद मेरे दोस्तों डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के एग्जांपल याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज मेरे दोस्तों और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोस मेरे साथियों ये किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण होते हैं मेरे दोस्तों मोनोसेकेराइड के। ठीक, ये एग्जाम्पल किसके हैं? तो ये मोनोसेकेराइड के हैं। वहीं डाइसेकेराइड के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, डाइसेकेराइड के मेरे दोस्तों एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो इसमें आता है माल्टोस, इसमें माल्टोस आता है, लैक्टोस आता है। माल्टोस, लैक्टोस मेरे दोस्तों ये डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। वहीं पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत कौन से एग्जाम्पल आता है? तो भैया सेलुलोज, जो कि पौधों में पाया जाता है, पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है,
सेलुलोज। और मनुष्य के शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन मेरे दोस्तों। और इसके अलावा स्टार्च, स्टार्च ये मेरे दोस्तों क्या होते हैं, तो ये पॉलीसेकेराइड होते हैं, ये सेकेराइड हो जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सेकेराइड की अधिकता के कारण, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण मनुष्य के शरीर का ओजन और मोटापा बढ़ता है, मनुष्य के शरीर का ओजन और मोटापा बढ़ता है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसमें से आप ग्लूकोज को याद रखिएगा मेरे दोस्तों। इसमें से याद करने लायक बिंदु कौन सा है, तो याद करने लायक बिंदु मेरे दोस्तों ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को याद रखिएगा मेरे साथियों, कोशिका का ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, तो ग्लूकोज को मेरे साथियों कोशिका का ईंधन कहा जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। कोशिका का ईंधन, कोशिका का मेरे दोस्तों ईंधन किसे कहते हैं, तो कोशिका का ईंधन मेरे दोस्तों ग्लूकोज को कहा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्योंकि ग्लूकोज के ही कारण मेरे दोस्तों शरीर के अंदर ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा का निर्माण किसके खंडन के कारण होता है, ग्लूकोज के खंडन के कारण होता है। ठीक, तो ये चीज आप याद रखिएगा। और कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर के अंदर इकट्ठा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट मेरे दोस्तों जंतुओं के शरीर के अंदर सेलुलोज के रूप में इकट्ठा होता है, और पौधों के अंदर जंतुओं के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में, और पौधों के अंदर सेलुलोज के रूप में इकट्ठा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है वसा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक मेरे दोस्तों हमारा है वसा। अब दूसरा कारक है, दूसरा पोषक तत्व मेरे दोस्तों, दूसरा पोषक तत्व है वसा, जिसे फैट के नाम से भी जाना जाता है। वसा की बात करते हैं तो ये भी मेरे दोस्तों ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व है। वसा भी क्या है, तो वसा भी मेरे साथियों ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व है, ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व होता है। तो वसा भी ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व होता है। लेकिन अगर प्रयोग की बात आए मेरे दोस्तों, अभी से भी देखते हैं प्रयोग कैसे किया जाता है। वसा, वसा का सूत्र याद रखिएगा मेरे दोस्तों। हाँ, एक चीज तो मैंने यहाँ बताना भूल गया, यहाँ मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसमें स्रोत कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के मेरे दोस्तों स्रोत कौन से होते हैं, कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो सकता है, कहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मेरे साथियों प्राप्त होता है, तो स्रोत याद रखिएगा। स्रोत, स्रोत क्या है, तो स्रोत मेरे दोस्तों गन्ना है, गन्ना है मेरे दोस्तों, गुड़ है, गन्ना गुड़, चावल, चावल है, गेहूं मेरे दोस्तों, गेहूं, मक्का, गेहूं, मक्का, शहद, शहद मेरे दोस्तों, ये सभी क्या है, ये सभी एक अच्छे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। ठीक, केला भी याद रखिएगा मेरे दोस्तों, केला भी कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक, अगला है वसा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वसा क्या होता है, तो वसा भी ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व है। वसा भी मेरे दोस्तों ऊर्जा निर्माणकारी पोषक तत्व होता है। इसका सूत्र क्या है, तो वसा का अगर मैं सूत्र की बात करता हूं तो इसका सूत्र मेरे दोस्तों CnH2nOn-1 होता है, CnH2nOn-1 होता है। C फॉर जहां कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन होता है। यहां याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा मेरे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा मेरे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा एक ऑक्सीजन के अणु की कमी होती है मेरे दोस्तों, एक ऑक्सीजन अणु की कमी होती है, एक ऑक्सीजन अणु की क्या होती है, कमी होती है। तो ये चीज भी आप नोट कर ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों। वसा और कार्बोहाइड्रेट में क्या अंतर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की एक अणु की मात्रा ज्यादा होती है, वहीं वसा में एक अणु की मात्रा कम होता है।
ठीक। और अगर मैं वसा की बात करता हूं मेरे दोस्तों, वसा कितने प्रकार की होती है? तो वसा मेरे दोस्तों दो प्रकार की होती है। वसा के अगर मैं प्रकार की बात करता हूं तो वसा कितने प्रकार की होती है? तो मेरे साथियों वसा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? वसा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा मेरे दोस्तों? एक होता है असंतृप्त वसा, एक है मेरे साथियों असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा एक होता है मेरे साथियों असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। और दूसरा होता है मेरे साथियों संतृप्त वसा। जब एक असंतृप्त है तो दूसरा बेसिक रूप से आप समझ जाइए क्या हो सकता है, तो ये संतृप्त वसा होगा। तो एक असंतृप्त वसा है और एक संतृप्त वसा होता है। अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है मेरे साथियों? असंतृप्त वसा में याद रखिएगा दोहरा बंधन पाया जाता है। कार्बन परमाणुओं के बीच में कैसा बंधन होता है मेरे दोस्तों? तो कार्बन परमाणुओं के बीच में, ध्यान रखिएगा किसके बीच में? कार्बन परमाणुओं के बीच में मेरे दोस्तों, कार्बन परमाणुओं के बीच में दोहरा बंधन पाया जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो उसे असंतृप्त वसा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे असंतृप्त वसा कहा जाता है। और असंतृप्त वसा मेरे दोस्तों किस में पाया जाता है? असंतृप्त वसा मेरे दोस्तों जंतुओं से प्राप्त होता है कि मेरे साथियों पौधों से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कितने लोग मेरे दोस्तों, आप ये कमेंट कर बताइएगा। ठीक, तो असंतृप्त वसा होता है। उदाहरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों? उदाहरण की। आइए इसके उदाहरण के बारे में देखते हैं। असंतृप्त वसा के उदाहरण मेरे दोस्तों कौन कौन से हैं? तो असंतृप्त वसा के उदाहरण, असंतृप्त वसा का जो उदाहरण होता है मेरे दोस्तों, ये एक प्रकार के क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार के मेरे दोस्तों वनस्पति से प्राप्त होने वाले वसा होते हैं। ये एक प्रकार से मेरे दोस्तों वनस्पति से प्राप्त होने वाले वसा होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों अगर उदाहरण की बात करें तो तेल, जितने प्रकार के तेल संभव हैं, चाहे सूरजमुखी का तेल हो, नारियल का तेल हो, बादाम का तेल हो, ठीक है, कोई भी तेल हो, तो वो कहलाते हैं किसका? पादप का। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, किसका? पादप का। पादप का अगर तेल है तो वो असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों? तो वह असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। ठीक, वह किसके अंतर्गत आता है? तो वह असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। वहीं मेरे दोस्तों संतृप्त वसा क्या होता है? संतृप्त वसा क्या होता है? संतृप्त वसा की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो ये होता है जंतु वसा। ध्यान रखिएगा, इसमें तेल आ जाता है, सूरजमुखी, ये सभी। और संतृप्त वसा किसे कहते हैं? तो जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में मेरे दोस्तों सिंगल बंध पाया जाए। ध्यान रखिएगा कैसा बंध? सिंगल बंध, यानी कि एकल बंध मेरे दोस्तों। कार्बन परमाणु के बीच में अगर एकल बंध पाया जाता है तो ऐसे वसा को, ऐसे कार्बन परमाणु वाले क्षेत्र को मेरे दोस्तों एकल बंध यानी संतृप्त वसा कहा जाता है। और इसमें कौन आता है? तो इसमें याद रखिएगा मेरे दोस्तों जंतु से प्राप्त जो वसा होता है, जंतु से प्राप्त वसा, जंतु से प्राप्त वसा मेरे दोस्तों जो होते हैं ये संतृप्त में आते हैं। वहीं पादप से प्राप्त मेरे दोस्तों याद रखिएगा, पादप से प्राप्त, पादप बोलिए या वनस्पति बोलिए, पादप बोलिए या वनस्पति बोलिए, वनस्पति से मेरे दोस्तों प्राप्त वसा, वनस्पति से प्राप्त वसा जो होता है मेरे दोस्तों वो होता है कौन? वो होता है असंतृप्त वसा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और उदाहरण की बात किया जाए तो आप याद रखिएगा बादाम, मूंगफली, बादाम, मूंगफली, पॉम ऑयल, पॉम मेरे दोस्तों, पॉम ऑयल, सरसों का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली, बादाम, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सभी मेरे दोस्तों कैसे होते हैं? असंतृप्त वसा होते हैं। वहीं अगर मैं जंतु के वसा की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो जंतु की वसा में दूध आता है, मक्खन आता है मेरे दोस्तों, मां अधका खाना,
मक्खन आता है, घी आता है, घी, मक्खन, घी मेरे दोस्तों, अंडा, अंडा, अंडा आता है, या मछली का तेल, मछली का तेल, मछली का तेल मेरे दोस्तों, ये सभी कैसे वसा होते हैं? तो ये सभी संतृप्त वसा होते हैं। एक चीज याद रखिएगा मेरे दोस्तों, असंतृप्त वसा पादप वसा को कहा जाता है। पादप से या वनस्पतियों से प्राप्त वसा मेरे दोस्तों असंतृप्त होता है। वही संतृप्त वसा मेरे दोस्तों जंतुओं से प्राप्त वसा जो होता है, जंतुओं से जो प्राप्त वसा होता है, उसे मेरे साथियों हम लोग क्या कहते हैं? उसे मेरे साथियों हम लोग कहते हैं संतृप्त वसा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आप क्या रखेंगे मेरे दोस्तों? ध्यान में रखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, वसा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? यानी कि मेरे दोस्तों कौन सा वसा खाने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, सबसे ज्यादा अच्छा? तो मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे सबसे ज्यादा अच्छा वसा कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अच्छा वसा मेरे साथ याद रखिएगा, कुसुम, कुसुम का तेल। कुसुम का तेल जो होता है, इसका जो मेरे दोस्तों अगर भोजन बनाकर हम लोग सेवन करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा वसा वाला पदार्थ माना जाता है। हाँ, इसकी कमी से रोग भी होता है मेरे दोस्तों, इसकी कमी से रोग होता है। इसकी कमी से क्या होता है? तो वसा की कमी से मेरे साथियों रोग भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, वसा की कमी से रोग भी होता है। कौन सा रोग? तो वसा की कमी से मेरे दोस्तों होने वाला रोग। वसा की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वसा की कमी से होने वाला मेरे दोस्तों जो रोग है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। इसमें क्या होता है? इसमें मेरे दोस्तों धीरे धीरे शरीर की सारी चर्बी गायब हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या होता है? एर्थीरियो, रोग का नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो रोग का नाम आप छाप लीजिएगा, एरिथेरो एस्क्लेरोसिस, एस्क्लेरोसिस होता है, एर्थोस्क्लेरोसिस होता है, ये इसका रोग का नाम है। तो ये हो जाता है वसा। ये क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? वसा हो जाता है। इसके बाद आता है प्रोटीन। इसके बाद मेरे दोस्तों अगला है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में देखिएगा, नंबर 3 पर कौन आता है? तो नंबर 3 पर आता है प्रोटीन। नंबर 3 पर मेरे साथियों प्रोटीन है। प्रोटीन याद रखिएगा मेरे दोस्तों कैसा पोषक तत्व होता है? तो प्रोटीन मेरे दोस्तों ये निर्माणकारी, ध्यान रखिएगा, ये निर्माणकारी पोषक तत्व है। ये शरीर निर्माणकारी, ऐसे लिखते हैं, ये क्या है? ये शरीर निर्माणकारी पोषक तत्व होता है। शरीर निर्माणकारी पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो शरीर निर्माणकारी मेरे साथियों पोषक तत्व कहा जाता है प्रोटीन को। प्रोटीन का निर्माण याद रखिएगा मेरे दोस्तों किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण मेरे दोस्तों एमिनो अम्ल से होता है। किससे? एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल के बहुलक से, के बहुलक, एमिनो अम्ल के बहुलक से मेरे दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो अम्ल के बहुलक से निर्मित होता है। प्रोटीन किससे निर्मित होता है? एमिनो अम्ल के बहुलक से निर्मित होता है। एक प्रोटीन अणु बनाने के लिए याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक प्रोटीन के अणु को बनाने के लिए मेरे दोस्तों हमें 10+10 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। मेरे दोस्तों 10+10 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 10 एमिनो अम्ल और प्लस
10 अमीनो अम्ल। तो ये मेरे दोस्तों मैंने इसलिए ऐसा क्यों लिखा है, तो मैंने इसलिए ऐसा लिखा है मेरे साथियों, क्योंकि ये जो 10 अमीनो अम्ल होते हैं ये शरीर के अंदर होते हैं, शरीर में पाए जाते हैं। 10 अमीनो अम्ल शरीर में पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, पाए जाते हैं। और जबकि मेरे दोस्तों 10 अमीनो अम्ल जो है ये पोषक तत्व भोज्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद प्राप्त होता है। तो भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद मेरे दोस्तों 10 अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, और शरीर के अंदर 10 अमीनो अम्ल पहले से होते हैं, और ये जब 10 और 10 मिलते हैं तो बनता है 20 अमीनो अम्ल। क्या बनता है मेरे दोस्तों? 20 अमीनो अम्ल बनता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण मेरे दोस्तों 20 अमीनो अम्लों से बनता है। फिलहाल यहाँ में इसे नहीं लिखते हैं। प्रोटीन का निर्माण मेरे दोस्तों कितने अमीनो अम्लों से होता है? तो एक प्रोटीन के अणु के निर्माण के लिए मेरे साथियों 20 अमीनो अम्ल, ध्यान रखिएगा कितने? तो 20 अमीनो अम्ल, ध्यान रखिएगा, जब आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन का अणु बनता है। अगर मैं प्रोटीन के मेरे दोस्तों घटक की बात करते हैं, प्रोटीन के घटक मेरे दोस्तों, तो प्रोटीन के घटक में कौन कौन आता है? तो प्रोटीन के घटक में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, लेकिन मेरे दोस्तों जो इसे प्रोटीन बनाता है वह है नाइट्रोजन। वह क्या होता है? वह नाइट्रोजन होता है। यानी कि मेरे दोस्तों प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। अल्प मात्रा में मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, अल्प मात्रा में इसमें सल्फर भी पाया जाता है। अल्प मात्रा में इसमें सल्फर होता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा इसमें सल्फर होता है, पोटेशियम होता है, ठीक, पोटेशियम होता है, आदि तत्व भी होते हैं, आर्सेनिक भी होता है, ठीक। तो ये प्रोटीन होता है, और प्रोटीन शरीर का निर्माणकारी पोषक तत्व होता है। प्रोटीन मेरे दोस्तों किस भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो अगर मैं स्रोत की बात करता हूं, किसकी? प्रोटीन के मेरे दोस्तों स्रोत। प्रोटीन हमें कहां से मिल सकते हैं? तो प्रोटीन मेरे दोस्तों, प्रोटीन हमें दूध से मिलता है। प्रोटीन हमें मेरे दोस्तों हरी साग सब्जियों से मेरे दोस्तों, हरी साग सब्जियों से प्रोटीन मिलता है। और कहाँ से मिल सकता है प्रोटीन मेरे दोस्तों? प्रोटीन हमें और कहाँ से मिल सकता है? तो प्रोटीन मेरे साथियों हमें मिल सकता है अंडा से मिलेगा, चना से मिलेगा, दाल मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दलहन वाली फसलों से, दाल से मिलता है। हम लिख सकते हैं इसे दलहन वाली फसलों से, दलहन वाली मेरे दोस्तों, दलहन वाली फसल से मेरे दोस्तों हमें क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक। पनीर हो गया आपका फेवरेट भैया, पनीर कैसे भूल सकते हैं? पनीर से भी प्रोटीन मिलता है, ठीक। और मशरूम मेरे दोस्तों, कवक, ठीक, इससे भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। दूध, हरा साग सब्जी, अंडा, चना, दलहन वाली फसल, और सबसे ज्यादा मात्रा में सोयाबीन। प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो मेरे साथ याद रखिएगा, प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन मेरे साथियों सोयाबीन में पाया जाता है। हाँ, इसका कुछ दुष्प्रभाव भी है। प्रोटीन का मेरे साथियों कुछ दुष्प्रभाव भी होता है। जैसे प्रोटीन की कमी से रोग होता है। प्रोटीन की कमी से मेरे दोस्तों 2 रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। कितने रोग मेरे दोस्तों? प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। कौन कौन सा रोग होता है? ये कौन कौन सा रोग होता है? तो एक रोग मेरे दोस्तों, एक रोग इस तरफ लिखेंगे, एक रोग इस तरफ। एक रोग होता है मेरेस्मस, एक रोग है मेरेस्मस, और दूसरा रोग होता है मेरे दोस्तों क्वाइशयोकर,
योरिकर, क्वायस योरिकर रोग होता है। ये दो रोग होते हैं मेरे दोस्तों प्रोटीन की कमी से। मेरेस्मस याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कहाँ आ गए हम, ये मेरेस्मस रोग मेरे दोस्तों याद रखिएगा किसमें होता है। तो मेरेस्मस अगर मैं रोग की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो ये 1 साल से कम, ध्यान रखिएगा, 1 साल से कम आयु वाले बच्चों में होता है। 1 साल से कम आयु वाले बच्चों में होता है। किसमें मेरे दोस्तों, ये बच्चों में, 1 साल से कम आयु वाले बच्चों में होता है। वहीं क्वाइशियोकर की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो क्वाइशियोकर रोग जो होता है ये मेरे दोस्तों 1 से 3 साल, ध्यान रखिएगा, 1 से 3 साल के बच्चों में होता है। 1 से 3 साल के बच्चों में मेरे दोस्तों ये रोग देखने को मिलता है। 1 से 3 साल के बच्चों में ये रोग होता है क्वाइशियोकर। वहीं मेरेस्मस मेरे दोस्तों 1 साल से कम आयु वाले बच्चों में होता है। कारण, अगर आपसे पूछे कारण क्या है, इस रोग का होने का कारण क्या है मेरे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है प्रोटीन की कमी। लेकिन एक्चुअल में प्रोटीन की कमी किसके कारण होता है, याद रखिएगा, माँ का दूध ना पाने के कारण। माँ का मेरे दोस्तों दूध, माँ का दूध ना पाने के कारण, ना पाने के कारण मेरे दोस्तों, ना पाने के कारण यह रोग होता है। ये प्रोटीन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है। ठीक, तो ये मेरे दोस्तों याद रखिएगा प्रोटीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चर्चा का विषय बना रहता है। अक्सर मेरे दोस्तों प्रोटीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चर्चा का विषय बना रहता। ठीक, आगे बढ़े। एक चीज़ और है मेरे दोस्तों, जो ये प्रोटीन होता है इसे विभिन्न नामों से भी जानते हैं। प्रोटीन को मेरे दोस्तों विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे जैसे मेरे दोस्तों अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रुधिर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मेरे दोस्तों, रक्त में कौन सा प्रोटीन है, अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन कौन सा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसे भी लिख लेते हैं यहाँ नेक्स्ट पेज पर मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग बनाइए कौन सा, भैया सबसे पहले याद रखिएगा प्रोटीन के विभिन्न नाम। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है प्रोटीन प्रोटीन के रूप और नाम, प्रोटीन के रूप और नाम, प्रोटीन के रूप और नाम मेरे दोस्तों। सबसे पहले इसमें आता है अंडा। सबसे पहले क्या आएगा, अंडा, अंडा। दूसरा है मेरे दोस्तों रक्त, दूसरा क्या हो जाएगा, रक्त, रक्त में कौन सा प्रोटीन है। तीसरा मेरे साथियों अनाज, अनाज में कौन सा प्रोटीन होता है। चौथा है मेरे दोस्तों दाल, दाल में किस प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, दाल हो जाए, अनाज हो जाए, ये मेरे दोस्तों किस प्रकार के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, ये पूछ सकता है आपके पेपर में। अगर किसी को पता है मेरे दोस्तों, जिसका कमेंट आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए फिलहाल अगर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्तों, अंडा और रक्त की बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों अंडा और रक्त में कैसा प्रोटीन होता है, तो भैया एल्बुमिन, एल्बुमिन मेरे दोस्तों, और रक्त में ग्लोबुमिन, ग्लोबुमिन, एल्बुमिन और ग्लोबुमिन मेरे दोस्तों ये रक्त अंडा दोनों में पाया जाता है। प्लस कर देता हूँ, ये क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ मेरे दोस्तों, ये दोनों में होता है। ये अंडे में भी होता है, रक्त में भी होता है, और ये अंडे में भी होता है और रक्त में भी होता है। अनाज के प्रोटीन का नाम क्या होता है, दाल के प्रोटीन का नाम मेरे दोस्तों आपने सुना होगा मेरे दोस्तों फाइब्रिन,
फाइब्रिन भी मेरे दोस्तों याद रखिएगा, फाइब्रिन, फाइब्रिन भी एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन का ही नाम है, जो कि कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। फाइब्रिन भी मेरे दोस्तों एक प्रकार की प्रोटीन का ही नाम है, जो कि कहाँ पाया जाता है, जो कि मेरे दोस्तों पाया जाता है कहाँ, आपके रक्त में पाया जाता है। ऐसे मेरे दोस्तों कैरेटिन, ध्यान रखिएगा कौन सा, केरेटिन, केरेटिन मेरे दोस्तों, केरेटिन नामक प्रोटीन होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये बालों में, बालों में, नाखून, बाल, नाखून, सींग, बाल, नाखून, सींग, खुर, खुर, इसमें मेरे दोस्तों जो प्रोटीन पाया जाता है, मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला, इनमें मेरे दोस्तों कैसा प्रोटीन होता है, तो ये केरेटिन प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है मेरे दोस्तों, तो केरेटिन प्रोटीन होता है, किसमें, ये मेरे दोस्तों किसमें, तो ये बाल, नाखून, सींग, खुर, मकड़ी का जाल। ठीक, अब बात करते हैं दाल, दाल में कैसा प्रोटीन होता है और अनाज में कैसा प्रोटीन होता है। तो मेरे दोस्तों दाल में अगर मैं बात करता हूं, तो दाल में प्रोलैंगमिन्स होता है, प्रोलैंगमिन्स नामक प्रोटीन होता है। वहीं अनाज में मेरे दोस्तों ग्लोमेटिन्स, ग्लोमेटिन्स मेरे दोस्तों, ग्लोमेटिन्स नामक प्रोटीन होता है, ग्लोमेटिन्स नामक प्रोटीन होता है। दूध में कैसा प्रोटीन होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, किसमें, दूध में, दूध में मेरे दोस्तों, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, तो दूध में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम होता है केसीन प्रोटीन। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या होता है, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम मेरे साथियों केसीन प्रोटीन होता है। ये 6 हुए थे, तो ये हो गया 7वां, ये हो गया 7वां। तो ये मेरे दोस्तों दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन। बाकी मेरे दोस्तों आप लोग पढ़ते होंगे फास्फोलिपिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सभी भी मेरे दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सभी भी मेरे दोस्तों पाए जाते हैं शरीर के अंदर। न्यूक्लियोप्रोटीन केंद्र के अंदर पाया जाता है मेरे दोस्तों, और ग्लाइकोप्रोटीन मेरे दोस्तों ग्लूकोज में, ग्लूकोज के रूप में शरीर की आकृति के अंदर उपस्थित होता है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में परावर्तित हो जाता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक होता है लाइपोप्रोटीन, एक याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अंडे की जर्दी में, अंडे की जर्दी में कैसा प्रोटीन होता है, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी में मेरे दोस्तों कैसा प्रोटीन होता है, तो ये भी याद रखिएगा लाइपो प्रोटीन होता है। अंडे की जर्दी में कैसा प्रोटीन होता है, तो अंडे की जर्दी में लाइपो प्रोटीन होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अगला टॉपिक है प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, और इसके बाद बचा है विटामिन। विटामिन को थोड़ा होल्ड करते हैं मेरे साथियों। हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, सबसे पहले पढ़ते हैं मेरे दोस्तों खनिज लवण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम लोग खनिज के बारे में देख लेते हैं, खनिज कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 हुए थे, तीसरे के बाद मेरे दोस्तों हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं, चौथा नहीं 5वां हम लोग रखते हैं डायरेक्ट जल। डायरेक्ट किसके रख देते हैं, जल रख देते हैं मेरे दोस्तों। विटामिन को अभी हम होल्ड करते हैं, क्योंकि विटामिन कई प्रकार के होते हैं, उनका रासायनिक नाम, उसके स्रोत और उसका कमी से होने वाला रोग। जल मेरे दोस्तों सबसे पहले छापिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सर्वात्रिक विलायक किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों सर्वात्रिक विलायक, सर्वात्रिक विलायक किसे कहा जाता है, तो मेरे साथियों सर्वात्रिक विलायक, सर्वात्रिक विलायक जल को कहा जाता है। जल हर एक चीज को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखती है, जल हर एक चीज को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखती है। ये मेरे दोस्तों शरीर को स्वच्छ रखती है, शरीर को क्या करती है, शरीर को मेरे दोस्तों स्वच्छ रखती है, शरीर को स्वच्छ रखती है। दूसरा, शरीर में मेरे दोस्तों इसकी प्रतिशत मात्रा, शरीर की शरीर में मेरे दोस्तों इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, शरीर में प्रतिशत मात्रा अगर मैं पूछ लूं, तो शरीर में मेरे दोस्तों इसकी प्रतिशत मात्रा जो होती है वो होता है 65%। अगर शरीर मेरे दोस्तों 100% का पूरा भार एक्वायर करता है, तो टोटल 65% भार किसका होता है, टोटल 65 भार मेरे दोस्तों
किसका होता है? तो जल का होता है। यही नहीं, जल का काम होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। शरीर के मेरे दोस्तों ताप को नियंत्रित करना होता है। शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित जल करता है। ठीक, तो ये जल का काम हो जाता है। और जल एक सर्वात्रिक विलायक है जो कि हर एक चीज को अपने में घोल लेती है, मिला लेती है। इसके बाद खनिज की बात करते हैं। खनिज हमारे पोषण के लिए किस प्रकार जिम्मेदार होता है? तो खनिज की बात करते हैं। छठवां नंबर है खनिज। मेरे दोस्तों खनिज की अगर बात करते हैं तो खनिज मेरे दोस्तों पहली बात बता चुके हैं, खनिज एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। खनिज कैसा पोषक तत्व है? तो खनिज मेरे साथियों सूक्ष्म पोषक तत्व है। सबसे पहले बात, खनिज कैसा पोषक तत्व है? तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। अगर खनिज की शरीर में भार प्रतिशत की मात्रा की बात करें, मेरे दोस्तों खनिज की शरीर में मात्रा की बात करते हैं तो शरीर में मात्रा मेरे दोस्तों जो होता है ये 4 से 5%। ध्यान रखिएगा, शरीर में 4 से 5% मेरे दोस्तों खनिज लवण की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? तो खनिज और लवण की मात्रा होती है। खनिज और लवण की मात्रा। तो खनिज और लवण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो खनिज और लवण की मात्रा मेरे दोस्तों शरीर में कितनी होती है? तो 4 से 5% है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और अगर बात किया जाए शरीर में कितने पोषक, कितने खनिज लवण की मात्रा, खनिज की आवश्यकता होती है या लवण की आवश्यकता होती है, तो मेरे दोस्तों टोटल 29, ध्यान रखिएगा 29 तत्व खनिज रूप में, ध्यान रखिए किस रूप में? खनिज और लवण के रूप में। खनिज और लवण के रूप में मेरे दोस्तों शरीर के अंदर पाए जाते हैं। शरीर के अंदर कहाँ मेरे दोस्तों? शरीर में उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, शरीर में कितने खनिज की आवश्यकता होती है? तो शरीर में मेरे दोस्तों 29 तत्वों की आवश्यकता होती है। 29 खनिज के तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें से 29 में से 21 अनिवार्य हैं। 21 क्या होते हैं? तो 21 मेरे दोस्तों अनिवार्य हैं। ये डेली मेरे दोस्तों डेली इन पोषक तत्वों की आवश्यकता यानी कि कमी पड़ती है और इसे डेली का डेली सेवन होना चाहिए। ठीक, तो ये 21 तत्व अनिवार्य होते हैं जो कि शरीर में विद्यमान रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों कुछ तत्व यानी कि जो बचते हैं 8 तत्व, ये कभी अल्प मात्रा में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी होते हैं, ऐसे। ठीक, इसमें से कुछ खनिज के बारे में बात करते हैं जिससे संबंधित कुछ रोग भी हैं। जैसे मेरे दोस्तों हम बात करते हैं लोहा, Fe मेरे दोस्तों Fe से बना होता है हीमोग्लोबिन। Fe से क्या बना होता है? हीमोग्लोबिन बना होता है। हीमोग्लोबिन को मेरे दोस्तों याद रखिएगा क्या कहते हैं? श्वसन रंजक। श्वसन रंजक कहा जाता है, श्वसन रंजक कहा जाता है मेरे दोस्तों। और यह निर्माण करता है किसका? यह पी मेरे दोस्तों निर्माण करता है आरबीसीएस का। किसका? आरबीसीएस, रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण करता है। और जब भी इसकी कमी होती है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, जब इसकी कमी होती है या पी की मेरे दोस्तों जब कमी होती है, या पी किसे कहते हैं? फेरस को कहा जाता है। इसी को लोहा कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को मेरे दोस्तों लोहा कहते हैं। फेरस बोलिए या लोहा बोलिए, बात एक है। इसकी कमी से मेरे दोस्तों याद रखिएगा एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से मेरे दोस्तों जब ये घटता है तो टाइफाइड रोग में भी ये लोहा ही प्रभावित होता है। आरबीसी कौन प्रभावित होता है? आरबीसी प्रभावित होता है। ठीक, सिकल सेल एनीमिया आया है तो यार रेड ब्लड कार्पल्स जरूर प्रभावित होता है। इसके अलावा और कुछ खनिज हैं जैसे आई का मतलब क्या होता है? आयोडीन। आई का मतलब मेरे दोस्तों आयोडीन। आयोडीन की कमी से मेरे दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से मेरे दोस्तों याद रखिएगा गलगंडा रोग, गलगंडा या घेंघा रोग मेरे दोस्तों, या घेंघा रोग, गलगंडा रोग बोलिए या घेंघा रोग बोलिए, किसके कारण होता है मेरे दोस्तों? तो ये आयोडीन, किसके कारण मेरे दोस्तों? आयोडीन नामक खनिज के कारण। आयोडीन नामक मेरे दोस्तों, आयोडीन नामक खनिज के कारण यह रोग होता है।
ठीक, इसके अलावा अन्य खनिज की बात करते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों अन्य खनिज की बात करते हैं, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की चर्चा करते हैं। Ca का मतलब क्या हो जाएगा? Ca का मतलब मेरे दोस्तों कैल्शियम। Ca का मतलब कैल्शियम हो गया। P का मतलब हो जाता है फास्फोरस। फास्फोरस, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस हो जाता है। कैल्शियम फास्फोरस मेरे दोस्तों किस क्या बनाती हैं? तो कैल्शियम फास्फोरस मेरे दोस्तों ये याद रखिएगा शरीर की हड्डियों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? शरीर की मेरे दोस्तों हड्डियों का निर्माण करती हैं और दांत का निर्माण करती हैं। शरीर की हड्डियां और दांत मेरे दोस्तों कैल्शियम और फास्फेट से बनी होती हैं। कैल्शियम और फास्फेट से क्या होती हैं? बनी होती हैं। अगर मैं हड्डियों की बात करता हूं, दांत की बात करता हूं, कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो भैया कैल्शियम जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, फास्फोरस जो होता है ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है। ये भी आप ध्यान, ये खनिज हो जाते हैं, लवण हो जाते हैं, जल हो जाते हैं, ये पोषक तत्व हो जाते हैं जो कि मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर वसा पढ़ाते समय मैंने आपको ध्यान नहीं दिया, एक ध्यान रखिएगा, जब एक प्रोटीन का, तो आइए मेरे साथियों अब जो आखिरी बचा हुआ है हम लोग इसे निपटा देते हैं। चौथे क्रम में हमने छोड़ दिया था विटामिन, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा जटिल भी है, ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। और अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पोषण से किस टॉपिक से आते हैं, तो वो विटामिन से आते हैं। विटामिन की बात, सबसे पहली बात विटामिन की मेरे दोस्तों, यह एक जटिल कार्बनिक, यह एक मेरे दोस्तों क्या होता है? यह एक जटिल, ध्यान रखिएगा, जटिल कार्बनिक, जटिल कार्बनिक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। तो भैया विटामिन क्या है? विटामिन एक जटिल कार्बनिक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, जिसकी कमी से मेरे दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन की कमी से शरीर में, कहाँ पर? शरीर में अपूर्णता रोग होता है। शरीर में कौन सा रोग होता है मेरे साथियों? तो अपूर्णता रोग होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले बड़ी बात होती है मेरे दोस्तों, विटामिन के जनक कौन है, या विटामिन के पिता किसे कहे जाते हैं मेरे दोस्तों? विटामिन के जनक, विटामिन विज्ञान के मेरे दोस्तों जनक कौन है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, फंक को कहा जाता है। विटामिन का जनक किसे कहा जाता है? तो विटामिन का जनक मेरे दोस्तों फंक को कहा जाता है। इन्होंने 1912 ईस्वी में मेरे दोस्तों 1912 ईस्वी में इसका नामकरण किया था। यानी कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फंक ने किया था मेरे दोस्तों। इसीलिए विटामिन का जनक किसे कहते हैं? तो मेरे साथियों विटामिन का जनक ही इन्हें बना दिया गया है। इन्हें क्या बना दिया गया है? विटामिन का जनक ही बना दिया गया है। विटामिन चिकित्सा का जनक पूछ ले, विटामिन का जनक पूछे तो आप बताइएगा फंक मेरे साथियों। दूसरी बात आती है प्रकार। विटामिन के मेरे दोस्तों प्रकार की बात करते हैं, तो विटामिन मेरे दोस्तों अपनी घुलनशीलता के कारण, किसके कारण मेरे दोस्तों? घुलनशीलता के कारण, अपनी घुलनशीलता के कारण मेरे साथियों ये दो प्रकार का होता है। घुलनशीलता के कारण, घुलनशीलता के कारण मेरे दोस्तों ये कितने प्रकार का होता है? तो यह दो प्रकार का होता है। एक जल में घुलनशील, एक क्या होता है? तो एक मेरे साथियों होता है जल में घुलनशील, एक जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन एक होता है जल में घुलनशील विटामिन मेरे साथियों, और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अगला क्या है? अगला मेरे साथियों है दूसरे नंबर पर वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में नहीं घुलता वो कहाँ घुलता है? वो वसा में घुलता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन,
तो ये मेरे साथियों दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। अगर मैं बात करूं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो मेरे साथियों जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं। इसमें आता है विटामिन सी, इसमें मेरे दोस्तों आता है विटामिन सी आता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेरे दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी मेरे दोस्तों ये दोनों किसमें, तो ये दोनों वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो ये चार हैं, इन्हें एडक कहा जाता है, ADEK, एडक मेरे दोस्तों। ये क्या है, ये विटामिन ए है मेरे दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन डी हो जाता है, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये चार वसा में घुलनशील होते हैं और ये दोनों मेरे दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आइए अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे साथियों अगर मैं बात करूँ विटामिन से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विटामिन से विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग पूछे जाते हैं। तो इसको भी निपटा देते हैं, क्या करते हैं, इसको भी निपटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन को देखेंगे। सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन को देखेंगे मेरे दोस्तों। तो जो अगली हेडिंग है मेरे दोस्तों वो है हमारी वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन मेरे दोस्तों चार होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्या है वो चारों विटामिन कौन से हैं, तो वो चारों विटामिन सर जी एडक होता है, ADE और के, एडक होता है। एडक में ए जो होता है, एडक में मेरे साथियों ए जो होता है ये विटामिन ए है, इसे विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। अगर मैं विटामिन ए की रासायनिक नाम की बात करता हूँ मेरे दोस्तों, विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करता हूँ तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है मेरे साथियों। और इसकी कमी से होने वाला रोग, तो कमी से होने वाला रोग मेरे दोस्तों कौन सा है, तो कमी से होने वाला जो रोग होता है ये दो रोग होते हैं। कौन कौन सा रोग होता है, तो मेरे साथियों होता है रतौंधी रोग, रतौंधी रोग होता है, और जीरोफैथेलमिया रोग होता है, जीरोफैथेलमिया। तो ये रतौंधी रोग, जीरोफैथेलमिया रोग मेरे दोस्तों किसके कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्रभावित अंग अगर आपसे पूछे मेरे दोस्तों तो प्रभावित अंग जो होता है ये आंख है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रभावित अंग अगर आपसे पूछे मेरे दोस्तों तो वो आंख होता है, आंख मेरे दोस्तों। और आंख का कौन सा भाग, आंख का भाग मेरे दोस्तों रेडोप्सिन, रेडोप्सिन जो सेल होते हैं, रेडोप्सिन कोशिकाएं जो होती हैं, रेडोप्सिन कोशिकाएं मेरे साथियों। इसके अलावा आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन कोशिकाएं जो होती हैं मेरे दोस्तों, ये कोशिकाएं प्रभावित होती हैं आंख की, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज और इसके बारे में याद रखिएगा मेरे दोस्तों, विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए को मेरे दोस्तों प्रति एंटी संक्रमण तत्व भी कहते हैं मेरे दोस्तों, एंटी फ्रिक्शन यानी कि प्रति संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। प्रति संक्रमण विटामिन किसे कहते हैं, तो प्रति संक्रमण विटामिन मेरे दोस्तों कहा जाता है विटामिन ए को। ये शरीर को मेरे दोस्तों, शरीर को रोगों से रक्षा भी करती है, शरीर की मेरे दोस्तों रोगों से क्या करती है, शरीर की रोगों से रक्षा भी करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो विटामिन ए मेरे दोस्तों हो जाता है, इसकी कमी, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जीरोफैथेलमिया रोग होता है मेरे साथियों।
और सबसे बड़ी बात होती है कि यह प्रति संक्रमण विटामिन है। यह कैसा विटामिन है? यह प्रति संक्रमण विटामिन होता है। आप ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। अगला है स्रोत। हाँ, स्रोत तो मैंने लिखाया ही नहीं है, स्रोत लिख लीजिए। इसका स्रोत मेरे दोस्तों, सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है गाजर। गाजर मेरे दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। हरी मेरे दोस्तों पत्तेदार सब्जियां, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सभी आप खाते हैं तो आप विटामिन मेरे दोस्तों ए भरपूर मात्रा में पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले कारक की ओर। चलिए, दूध, पनीर हो गया, गाजर, मछली, ये सभी होते हैं। अगला विटामिन, अगला विटामिन मेरे दोस्तों नंबर 2 हम लोग लेते हैं, इसे कहते हैं विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी। दूसरा मेरे दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन डी। इसके बारे में आइए देखते हैं। विटामिन डी मेरे दोस्तों, सबसे पहले विटामिन डी का रासायनिक नाम की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों? रासायनिक नाम की बात करते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम मेरे साथियों। और इसकी कमी से होने वाला रोग, कमी से मेरे दोस्तों होने वाला जो रोग है, होने वाला रोग जो होता है मेरे साथियों, ये है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग मेरे साथियों? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग जिसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। रिकेट्स रोग को किस नाम से जाना जाता है? सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मेरे दोस्तों रिकेट्स रोग हो गया। एक रोग और होता है जिसे कहते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया। तो भैया ऑस्टियोमेलेशिया जो रोग होता है ये भी विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ठीक, रिकेट्स रोग बच्चों में होता है, ऑस्टियोमेलेशिया रोग वयस्कों में होता है। इसके बाद मेरे दोस्तों विटामिन डी, एकमात्र विटामिन मेरे दोस्तों जिसे हार्मोन्स विटामिन कहा जाता है। मेरे दोस्तों हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाला या हार्मोन्स विटामिन किसे कहते हैं? तो हार्मोन्स विटामिन मेरे साथ याद रखिएगा विटामिन डी को कहा जाता है। हार्मोन्स विटामिन किसे कहा जाता है? तो मेरे साथियों हार्मोन्स विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। कारक, स्रोत की बात कर लेते हैं। तो विटामिन डी का स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में मेरे दोस्तों हमारे शरीर के जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, ऊतक, त्वचा के जो ऊतक सेल्स होते हैं, ये विटामिन डी का निर्माण या संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों, इसके अलावा दूध, पनीर मेरे दोस्तों, दूध पनीर हो जाएगा, पालक हो जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जी लिखते हैं, सबसे अच्छा रहता है हरे पत्तेदार सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी। ठीक है, तो ये मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये हो जाता है हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडा, अंडा लिख लीजिएगा भैया, मांस भी लिख लीजिए, मांस भी होता है, मछली खाएंगे तब भी आपको मिलेगा विटामिन डी। ठीक, यकृत होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये विटामिन डी हो जाता है मेरे साथियों, क्या हो जाता है? विटामिन डी हो जाता है। इसे हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, किसमें घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों अगले विटामिन की ओर। अगला विटामिन है हमारा, अगला विटामिन का नाम क्या है? तो अगले विटामिन का नाम लिखिएगा मेरे दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई मेरे दोस्तों, अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का मेरे दोस्तों रासायनिक नाम पहले लिखिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का मेरे दोस्तों रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन
ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और इसकी कमी से मेरे दोस्तों, इसकी कमी से होने वाला रोग, तो कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कमी से होने वाला मेरे साथियों जो रोग होता है वो कौन सा रोग है? तो वो नपुंसकता और बांझपन होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, विटामिन ई की कमी से ही कौन सा रोग होता है? नपुंसकता, नपुंसकता रोग होता है मेरे साथियों। नपुंसकता रोग ये किस में? तो ये पुरुषों में होता है नपुंसकता रोग। वही महिलाओं में बात करते हैं तो महिलाओं में मेरे दोस्तों इस विटामिन की कमी के कारण बांझपन का रोग होता है महिलाओं में। ठीक है, तो महिलाओं में बांझपन होता है और पुरुषों में नपुंसकता रोग होता है। किसकी कमी से? तो विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। एक चीज और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसे ब्यूटी हार्मोन्स कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसे ब्यूटी हार्मोन, इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। तो ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो भैया किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। इसी को याद रखिएगा, हिंदी में बोले तो सौंदर्य विटामिन। सौंदर्य विटामिन के नाम से कौन जाना जाता है? तो सौंदर्य विटामिन के नाम से मेरे दोस्तों कौन जाना जाता है? तो ये विटामिन ई जाना जाता है। ठीक, अगर शरीर में विटामिन ई की कमी होगी तो आपकी सुंदरता धीरे धीरे गायब हो जाएगी। ठीक, और ये जनन कोशिकाओं के लिए भी जरूरी होती है, जनन क्षमता को मजबूत करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आप मेरे दोस्तों आप शिशु को जन्म नहीं दे सकते हैं, यानी कि आप नपुंसक हो जाएंगे। ठीक है, अगर महिलाएं होंगी तो वो बांझपन हो जाती हैं। ठीक, तो इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि मेरे दोस्तों इसके कारण प्रजनन क्षमता प्रभावित होता है, इसलिए इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रजनन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को ही मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? प्रजनन विटामिन कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों स्रोत की। इसके स्रोत की बात करते हैं, स्रोत कौन सा है? तो भैया स्रोत लिखिएगा मेरे दोस्तों अंकुरित, ध्यान रखिएगा, अंकुरित चना, अंकुरित चना और गेहूं, ये मेरे दोस्तों दोनों सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं विटामिन ए के। अंकुरित चना और गेहूं मेरे दोस्तों ये विटामिन ई के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा वही पत्तेदार सब्जी, मांस, ये सब होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अंकुरित चना ये जरूरी होता है। ऐसे विटामिन डी में मेरे दोस्तों सूर्य का प्रकाश आप ध्यान में रखिएगा, ये जरूरी है। बाकी सब वैसे है मेरे दोस्तों सभी में लगभग। अगला मेरे दोस्तों, अगला और वसा का आखिरी विटामिन है। वसा का आखिरी विटामिन होता है मेरे दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं विटामिन के। अगला विटामिन कौन सा है मेरे दोस्तों? नंबर 4 पर आता है विटामिन के। ये है विटामिन के। विटामिन के को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं रासायनिक नाम? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं मेरे दोस्तों तो रासायनिक जो नाम होता है इसका, एक होता है नैप्थोक्विनोन, नैप्थोक्विनोन, एक नाम होता है नैप्थोक्विनोन मेरे साथियों, एक नाम नैप्थोक्विनोन, या इसी को मेरे दोस्तों फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है, फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। तो चाहे फाइलोक्विनोन बोलिए चाहे नैप्थोक्विनोन बोलिए मेरे साथियों, बात एक है, फाइलोक्विनोन या नैप्थोक्विनोन। तो फाइलोक्विनोन हो नैप्थोक्विनोन हो, ये किसका नाम है? तो ये नाम है मेरे दोस्तों विटामिन के का। कमी से होने वाले रोग की चर्चा करते हैं, तो कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला मेरे दोस्तों, कमी से होने वाला रोग, तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है मेरे साथियों ये होता है रक्त का थक्का ना बनना। याद रखिएगा, रक्त का मेरे दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि रक्त का थक्का बनता ही नहीं है, जिसके कारण मेरे दोस्तों हीमोफीलिया रोग होने की संभावना होती है। कौन सी रोग? हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया मेरे दोस्तों, हीमोफीलिया रोग होने की संभावना होती है। और आप सभी लोगों को पता है हीमोफीलिया रोग कैसा रोग है मेरे साथियों, अनुवांशिक रोग होता है। हीमोफीलिया रोग कैसा रोग है, तो अनुवांशिक रोग होता है मेरे दोस्तों। और यह सबसे पहला रोग किसे हुआ था, तो महारानी विक्टोरिया को हुआ था। महारानी किसको, विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को यह रोग सबसे पहले हुआ था मेरे दोस्तों। यानी कि सबसे पहले सिम्टम्स, लक्षण और पीड़ित कौन थी, तो महारानी विक्टोरिया थी। इसीलिए इसे शाही रोग कहा जाता है। हीमोफीलिया रोग को क्या कहते हैं, शाही रोग कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, स्रोत की बात करते हैं, इसके स्रोत की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। स्रोत क्या है, विटामिन के के स्रोत क्या हैं, तो विटामिन के के स्रोत मेरे दोस्तों, आप चना खाइए, चना हो गया, फल, ठीक है, फल में कौन सा फल भैया, अनार खाइए, ठीक, चुकंदर, चुकंदर खाइए, ठीक, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां मेरे दोस्तों, दूध, दूध, मांस, अंडा, ये सभी हो जाते हैं इसके स्रोत। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन का निपटारा हो जाता है। ये वसा में घुलनशील विटामिन का क्या हो गया मेरे दोस्तों, निपटारा हो गया। ठीक, और ये क्या करता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है अगर मेरे दोस्तों किसकी कमी होती है, विटामिन के की कमी हो जाती। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे दोस्तों जो है हमारा टॉपिक, ये है जल में घुलनशील विटामिन। अब यहां से शुरू होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कितने हैं भैया, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन मेरे साथियों आप सभी लोगों को पता है, दो है, कितने हैं, दो है। एक है वसा, सॉरी, एक है मेरे दोस्तों विटामिन सी, एक है विटामिन सी, एक है विटामिन सी और एक है विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी मेरे दोस्तों कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये दो विटामिन होते हैं किसमें, जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं। बात करते हैं मेरे दोस्तों विटामिन सी की, बात कर किया जाता है किसके बारे में, बात करते हैं हम लोग विटामिन सी के बारे में। तो सबसे पहले लिखिएगा रासायनिक नाम, विटामिन सी का मेरे दोस्तों रासायनिक नाम की अगर मैं बात करता हूं तो इसका नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। इसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, इसका नाम होता है एस्कर्बिक, एस्कर्बिक एसिड होता है या एस्कर्बिक अम्ल, बोलिए दोनों बात एक है। कमी से होने वाले रोग मेरे दोस्तों, तो कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो कमी से होने वाला रोग मेरे साथियों होता है एस्कर्वी रोग, एस्कर्वी रोग होता है। कमी से होने वाला रोग कौन सा है मेरे साथियों, तो कमी से होने वाला रोग होता है एस्कर्वी रोग। स्रोत की बात करते हैं, स्रोत की बात कर लेते हैं। तो भैया स्रोत क्या है, विटामिन के, विटामिन सी का स्रोत मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है, तो ये आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है मेरे दोस्तों, आंवला में पाया जाता है। आंवले के बाद याद रखिएगा खट्टे पदार्थों में, खट्टे पदार्थों में मेरे दोस्तों जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें भी पाया जाता है। नींबू हो गया भैया, नींबू, नींबू तो खट्टा होता ही है। संतरा, संतरा मेरे दोस्तों, संतरा, कीवी, कीवी फल जो होता है इसमें भी विटामिन सी पाई जाती है। तो ये मेरे दोस्तों विटामिन सी के स्रोत हो जाते हैं। सबसे अच्छा स्रोत अगर आपसे पूछे तो आप आंवला बताइएगा। एक चीज और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहला, सबसे पहला, इसे हम लोग अलग पेन से लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। सबसे पहला खोजा गया विटामिन, सबसे पहला, सबसे पहला खोजा गया विटामिन मेरे दोस्तों कौन सा था, सबसे पहला खोजा गया विटामिन मेरे दोस्तों था विटामिन सी, सबसे पहला खोजा गया विटामिन है।
मेरे दोस्तों क्या है, सबसे पहला खोजा गया विटामिन कौन सा था, तो सबसे पहला खोजा गया विटामिन मेरे दोस्तों विटामिन सी है। एक चीज और है मेरे दोस्तों, ये डिसएडवांटेज है, याद रखिएगा, जब भी मेरे दोस्तों गर्म किया जाता है भोज्य पदार्थों को, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, भोज्य पदार्थों को, किसको, भोज्य पदार्थों को मेरे साथियों, भोज्य पदार्थों को जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, जब मेरे साथियों गर्म किया जाता है, तो गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर किया जाता है मेरे दोस्तों, तो गर्म करने पर मेरे साथियों, गर्म करने पर विटामिन बी मर जाता है। विटामिन बी मेरे दोस्तों गर्म करने पर, विटामिन बी में बोल रहा था, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आजकल पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, ये आप इसे विशेष कर याद रखिएगा। ठीक है, विशेष कर इसे, इन दोनों को मेरे साथियों आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये विटामिन सी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, विटामिन सी होता है। ये ताप संवेदी होता है, क्योंकि विटामिन सी गर्म करने पर मर जाता है, इसलिए इसे कहते हैं ताप संवेदी विटामिन होता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे साथियों, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूहों की बात करता हूं, तो इसमें आता है विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, इसके अलावा मेरे साथियों विटामिन बी नाइन, विटामिन बी ट्वेल्व, ये इतने मेरे दोस्तों विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत इतने विटामिन आते हैं, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन, विटामिन बी ट्वेल्व। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए आइए मेरे दोस्तों आगे नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हाँ, कितने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 3 3 6 2 8, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन आते हैं मेरे दोस्तों, तो विटामिन कितने आते हैं, 8 आता है। अगला है मेरे दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। दूसरा नंबर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेरे दोस्तों। ठीक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, तो भैया 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अब इसी 8 का निपटारा हमें करना है, एक पेज पर हो जाएगा तब तो ठीक, नहीं तो दूसरा पेज हम लोग लेंगे जरूर। सबसे पहले आता है विटामिन बी वन। मेरे दोस्तों विटामिन बी वन की बात करते हैं। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम, विटामिन बी वन का मेरे दोस्तों रासायनिक नाम की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम मेरे साथियों थायमीन होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग, मेरे दोस्तों कमी से होने वाला जो रोग होता है वह होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है, तो भैया विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे साथियों, बेरी बेरी रोग होता है। स्रोत की बात किया जाए, स्रोत की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा याकृत, याकृत होता है। हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं मेरे दोस्तों। इसका सबसे अच्छा स्रोत मछली का तेल, मछली का तेल मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मछली का तेल, मछली का तेल, ये मेरे दोस्तों क्या होते हैं, तो ये विटामिन बी वन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला विटामिन लेते हैं मेरे दोस्तों। अगले विटामिन को हम लोग कहते हैं विटामिन बी टू। विटामिन बी टू कहा जाता है, और विटामिन बी टू का रासायनिक नाम, विटामिन बी टू का मेरे दोस्तों रासायनिक नाम की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो इसका रासायनिक नाम, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। मेरे दोस्तों विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है।
कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो भैया कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग मेरे दोस्तों याद रखिएगा डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस होता है, कीलियोसिस होता है, कीलियोसिस होता है, ग्लोटाइटिस, ग्लोटाइटिस, ग्लोटाइटिस रोग होता है। ठीक, एक प्रकार से कह सकते हैं मेरे दोस्तों ये सभी त्वचा संबंधी। डर्मेटाइटिस त्वचा का फटना, कीलियोसिस ओठ का पसना, गाइलोटिस मेरे दोस्तों जीभ का फटना, ये सभी मेरे दोस्तों त्वचा संबंधी होते हैं, एक प्रकार से बाहर। ठीक, तो ये विटामिन B2 हो जाता है। विटामिन B3 की बात कर लेते हैं। विटामिन B3 यहीं पर लटकाते हैं इसे, विटामिन B3 ये रहा। चलिए, विटामिन B3 मेरे दोस्तों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम मेरे दोस्तों नियासिन, ध्यान रखिएगा क्या होता है? नियासिन मेरे दोस्तों, या निकोटिन अम्ल होता है। नियासिन विटामिन B3 का नाम होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग मेरे दोस्तों, तो इसकी कमी से होने वाला रोग होता है डर्मेटाइटिस, ध्यान रखिएगा डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा संबंधी रोग होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा रोग होता है? त्वचा संबंधी रोग होता है, डर्मेटाइटिस होता है। किसकी कमी से मेरे दोस्तों? तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से होता है। चलिए, ठीक, तो विटामिन B3 की कमी से डर्मेटाइटिस रोग होता है मेरे साथियों। इसके बाद आता है विटामिन B5। विटामिन B5 हम लोग लेते हैं, विटामिन B5, विटामिन B5 मेरे दोस्तों, विटामिन B5 का रासायनिक नाम लिखिए। विटामिन B5 का रासायनिक नाम मेरे साथियों पेंटाथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम मेरे साथियों पेंटाथेनिक अम्ल होता है। इसे अच्छे से लिखते हैं, नहीं तो आएगा ही नहीं हमारे में। ऐसे क्या लिख दिया? विटामिन B5 का रासायनिक नाम मेरे साथियों होता है पेंटोथोनिक अम्ल, पेंटोथोनिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग, इसके कमी से मेरे दोस्तों होने वाला जो रोग होता है ये है बालों का सफ़ेद होना, बालों का सफ़ेद होना, बालों का सफ़ेद होना मेरे दोस्तों। और क्या है? और पेलाग्रह रोग यानी कि एड़ी का फटना। ये दोनों रोग किसके कारण होते हैं? पेंटाथोनिक अम्ल के कारण होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेरे साथियों विटामिन B6 की। इसकी विटामिन B6 की बात करते हैं तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम, विटामिन B6 का मेरे दोस्तों रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन, डॉक्सिन, पैराडॉक्सिन मेरे दोस्तों, पैराडॉक्सिन होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम, पैराडॉक्सिन होता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से मेरे दोस्तों होने वाला रोग याद रखिएगा क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से मेरे दोस्तों एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से पेलाग्रह रोग भी होता है। इसकी कमी से मंद बुद्धि होती है, मंद बुद्धि मेरे दोस्तों, मंद बुद्धि रोग मेरे दोस्तों इसकी कमी से होती है, विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक, जनन क्षमता भी प्रभावित होता है, जनन क्षमता भी कम होता है मेरे दोस्तों, जनन क्षमता क्या होता है? कम हो जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है विटामिन B7 ये दोस्तों, अगला है 8वें में से विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है मेरे दोस्तों? बायोटिन होता है। और इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसे मेरे दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? विटामिन H के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से मेरे दोस्तों होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग होता है? तो वो होता है एनीमिया रोग। कौन सा रोग मेरे दोस्तों? तो ये याद रखिएगा एनीमिया रोग होता है। और डर्मेटाइटिस रोग होता है, डर्मेटाइटिस रोग होता है मेरे दोस्तों, डर्मेटाइटिस रोग होता है। बालों का झड़ना, बालों का झड़ना मेरे दोस्तों याद रखिएगा, बालों का झड़ना,
तो बालों का झड़ना भी मेरे दोस्तों, झड़ना किसके कमी से होता है? विटामिन बी 7 की कमी से होता है। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मेरे दोस्तों कितने हो गए? 3, 2, 5, 3, 2, 5 हो गए, यानी कि अभी 3 बचे हुए हैं। तो 3 अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। विटामिन बी 9, विटामिन बी 9 मेरे दोस्तों, अरे कितने बचे हैं? हाँ, ये रहा मेरे दोस्तों, ये एक नंबरिंग कर लेते हैं। पहला विटामिन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां, ये 6 विटामिन हुए। 2 बचे हैं, 2 को हम लोग अगली स्लाइड पर। विटामिन बी 9, विटामिन बी 9 मेरे दोस्तों ये 7वां विटामिन है, 7वें नंबर का विटामिन। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या 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 कहते हैं? रासायनिक नाम इसका क्या होता है? तो विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम मेरे साथियों होता है फोलिक अम्ल। क्या होता है? फोलिक अम्ल होता है। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होता है। और मेरे साथियों इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो कमी से होने वाला रोग याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग, एनीमिया रोग होता है। हिंदी में इसी को मेरे दोस्तों रक्तक्षीणता कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? रक्तक्षीणता कहा जाता है, नहीं तो पता चले आप लोग कंफ्यूज हो जाए। इसी को आरक्तता कहते हैं। रक्तक्षीणता बोलिए या मेरे साथियों इसी को आरक्तता कहा जाता है। रक्तता, रक्तता रोग बोलिए या रक्तक्षीणता बोलिए या एनीमिया रोग बोलिए। कौन सा रोग मेरे दोस्तों? एनीमिया रोग। तो ये मेरे दोस्तों किसकी कमी से? फोलिक अम्ल की कमी से होता है। अगला है 8वां नंबर का विटामिन मेरे दोस्तों, जिसे कहते हैं विटामिन बी 12। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मेरे दोस्तों विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साइनो कॉबलो, साइनो कॉबलोमीन, साइनो कॉबलोमीन मेरे दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन बी 12 का। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे साथियों इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है ये होता है प्राणसयी आरक्तता। क्या होता है? प्राणसयी मेरे दोस्तों, प्राणसयी आरक्तता, प्राणसयी आरक्तता रोग होता है, जिसे पार्नियस एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्नियस, इसे पार्नियस, अरे रख डाल देते हैं, इसे पार्नियस मेरे दोस्तों, पार्नियस एनीमिया रोग कहा जाता है। तो पार्नियस एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी 12 की कमी से। इसमें देखेंगे मेरे दोस्तों कोबलो, कोबलो का अर्थ होता है कोबाल्ट। यहाँ पर मेरे दोस्तों एक धातु पाई जाती है कोबलो, यानी कि कोबलो यानी कि कोबाल्ट मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। तो कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है? तो वो विटामिन बी 12 में पाई। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। एक चीज मेरे दोस्तों मैं बताना आप लोगों को भूल गया कि प्रोटीन, प्रोटीन के खोजकर्ता कौन थे? तो मेरे दोस्तों प्रोटीन के याद रख लीजिएगा, खोजकर्ता भी ध्यान रखिएगा। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है और ये भी आपको याद रखना है। प्रोटीन के खोजकर्ता मेरे दोस्तों जे वर्जीलियस थे। कौन थे? जे वर्जीलियस थे मेरे दोस्तों। तो ये ध्यान में रखिएगा, वर्जीलियस। तो जे वर्जीलियस ने मेरे दोस्तों प्रोटीन की खोज की थी, ये भी आप ध्यान। तो ये हो जाता है मेरे दोस्तों पूर्ण रूप से पोषण का निपटारा, पोषक तत्वों का निपटारा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो यहाँ से मेरे दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा मेरे दोस्तों। किसी अन्य क्लास में किसी अन्य टॉपिक को लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के संघर्ष में आप अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।